तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बढ़वार हेतु गांठ गोभी की फसल में जरूरी प्रबंधन। समेकित कृषि प्रणाली कम समय में अच्छी आय का साधन। आम के बाग में इस समय लगने वाले कीट रोगों का नियंत्रण। किसान भाइयों, गोभी वाली फसल में अगर गांठ गोभी की बात की जाए तो इसकी मांग होटल्स में अधिक होती है। इसीलिए शहरी क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले किसान इसकी खेती करके अधिक लाभ ले रहे हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही किसान हैं, बालूपुर हरिद्वार के सतीश कुमार, जो कि गांठ गोभी उगाकर प्रति वर्ष अच्छी आय कमाते हैं और इस वर्ष भी इनकी रोपाई इन्होंने कर रखी है। तो वो अच्छी उपज के लिए फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। कई किस्म की गोभी होती है, गांठ गोभी है, पत्ता गोभी है और ये एक गुलाबी गोभी है और फूल गोभी। लेकिन हमने अब की बार इन गोभी के अलावा गांठ गोभी का उत्पादन किया है और हमने मांग के अनुसार थोड़े थोड़े क्षेत्र में किया है। गांठ गोभी, जिसका ऊपर का फूला हुआ तना और साथ में लगी पत्तियां खाने में उपयोग होती हैं और इसकी मांग शहरों में ही अधिक रहती है, इसलिए शहरों के आसपास के किसान ही इसकी खेती अधिक करते हैं। हमारे ये किसान गांठ गोभी की खेती में जैविक खाद और जैविक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इनके उत्पाद की कीमत अच्छी मिलती है। तो इनसे जानते हैं कि फसल में प्रबंधनों को ये किस प्रकार से अपनाते हैं। और ये सब चीज हमारी जैविक है और ये जो हमारा उत्पादन हम इसको बिक्री के लिए दिल्ली भेजते हैं। और जब हमने गांठ गोभी की तैयारी की तो हमने इसमें ट्राइकोडर्मा, पिवेरिया आदि जो अन्य चीज़ें हैं वो डाली, जिसमें गाय का गोबर है, गोमूत्र है, इन सब से हमने जैविक खाद तैयार की। और जैविक खाद तैयार करने के बाद हमने यानी कि खेत की जुताई करते समय हमने सब कुछ डाला और फिर हमने इसे डालने के बाद जब हमारी गांठ गोभी की पौध 30 दिन की हो जाती है, उस टाइम पे हम खेत में रोपाई करते हैं। और रोपाई करने के 15 दिन के बाद, यानी रोपाई करते हैं हम पानी लगा देते हैं और 15 दिन बाद इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। उसके बाद जब हमारी फसल 30 दिन की हो जाती है, इस पर हम जीवामृत जो गौमूत्र, गोबर और बेसन और मिट्टे से हम तैयार करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं और उसी को हम इस खेत में जड़ों में भी देते हैं। उससे हमारा उत्पादन अच्छा होता है, जैविक उत्पादन होता है और जिसके अंदर विटामिन से हमारी ये फसल है, गोभी है, ये भरपूर होती है और इसकी मांग बहुत जगह है। और इस गोभी को हम सब्जी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और सलाद के रूप में भी हम इसको उपयोग करते हैं। और हम लगभग 40 दिन के बाद कटाई करते हैं इसकी, जिससे हमें एक फूल से 50 रुपये, एक गांठ गोभी से 50 रुपये हमें मिलता है और हमारा खर्च बहुत ही मामूली आता है, जिसमें 2-3 रुपये का लगभग खर्च आता है। अभी हमने एक बीघा में ये तैयार की है, जिससे कि हमें 20-25 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाएगी और इसमें खर्च हमारा 4-5 हज़ार रुपये आएगा। प्रबंधन की बात यह है कि इसमें कीट मकोड़े वो बहुत ही कम आते हैं, इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। जो हम जीवामृत डालते हैं उससे हम सब कुछ कवर करते हैं। पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें, न जैविक पेस्टिसाइड की आवश्यकता पड़ती है और न रासायनिक की।
तो उस वो समस्या नहीं आती। और सबसे पहले ये हमारी जो गोभी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी है या गुलाबी गोभी, इनसे पहले ये तैयार हो जाती है। और इसमें प्रबंधन के लिए थी कोई अवसर बार, लेकिन वही 15-20 दिन के अंतराल के बाद इसकी हम निराई गुड़ाई और पानी लगाते रहते हैं। इसमें और कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती कि तो आता ही नहीं। जब इसका वजन 300-400 ग्राम हो जाता है उस टाइम हम कटाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर ये काफ़ी मोटी हो जाती है तो उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है। इसलिए 40 दिन के आसपास 300-400 ग्राम की हो जाती है। जैसे 50 दिन की होती है उस टाइम पर ये 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम तक हो जाती है। तो हम 50-55 दिन के बीच में हम पूरे खेत से कटाई कर लेते हैं इसकी और समाप्त कर देते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। समेकित कृषि प्रणाली कम समय में अच्छी आय का साधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं और खेती में बढ़ती लागत के कारण आज कृषि करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ये समेकित कृषि प्रणाली क्या है और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं जिला पटना बिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह से। समेकित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है। लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। कृषि का मतलब होता है कि कृषि से संबंधित जितने भी उद्यम हैं, फसल उत्पादन, बागवानी, फूल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि जितने भी उद्यम हैं, यदि सबों को एक ही जगह इस तरह से समायोजित करते हैं कि सबों का मिला जुला जो प्रभाव है वह कृषक के आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने में, अधिक से अधिक बढ़ाने में कामयाब होता है, तो इस पद्धति को कहा जाता है समेकित कृषि प्रणाली। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र के बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। वैसे समेकित कृषि प्रणाली के कई मॉडल हैं, लेकिन मध्यम जमीन वाले क्षेत्र में एक आइडियल उपलब्ध है। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं। एक जो आइडियल मॉडल है, जो कि मध्यम जमीन के लिए अनुशंसित है, उसमें एक बीच में तालाब बनाया जाता है। तालाब के जो चारों ओर बंद हुआ, जो बांध हुआ, उस पर फल के वृक्ष लगाए जाते हैं। कुछ इसमें सब्जियां भी आप लगा सकते हैं। उसी पर बंद पर ही या तालाब के किनारे कुछ दुधारू पशुओं को पाला जाता है। एक मुर्गी पालन भी रखा जाता है और जो तालाब में जल हुआ उसमें मछली पालन किया जाता है, उसमें कुक्कुट छोड़ा जाता है। और जो अगल बगल खेत हुआ उसमें फसल उत्पादन किया जाता है। फसल में मौसम के अनुसार विभिन्न तरह के फसल लिए जाते हैं। जैसे अभी रबी का मौसम है तो इसमें कुछ एरिया में आप गेहूं लगा सकते हैं, कुछ में आप दलहनी फसलों को लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक समेकित कृषि का मध्यम जमीन के लिए एक अच्छा मॉडल है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। समेकित कृषि प्रणाली में एक चीज और होता है कि किसी भी
चीज़ का जो अवशेष है, जो बेकार पदार्थ है, वो बर्बाद नहीं होता है। उसी के साथ साथ आप फसल का जो उत्पाद लेते हैं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होती है। इसका एक और फायदा है कि समेकित कृषि प्रणाली जो है वह पर्यावरण के प्रदूषण को भी रोकने में बहुत हद तक सहायक है। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आम के बाग में इस समय लगने वाले कीट रोगों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगाए हुए हैं, उनके फल बागों में कभी कभी हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आता है, जिससे फल वृक्षों को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही साथ आने वाले समय में फलत भी कम मिलती है। तो इन हानिकारक कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। आम में एक प्रमुख समस्या आम का जो है गुच्छा रोग या मैंगो मॉलफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको ये रोग है। इस रोग का जो कारण है वो एक कारण न होके बल्कि कई कारणों के कारण ये समस्या देखने को मिलती है। एक तो इसमें कीड़ों का प्रकोप, जिसमें हमारा अष्टपदी या माइट है, माइट के कारण भी होता है, फफूंद के कारण भी होता है, और कई रस चूसने वाले कीड़े जो हैं वो भी क्या करते हैं, इस रोग को बढ़ाने में सहायक होते हैं, और कई बार पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी ये रोग देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस रोग में जो पौधे में जब फूल आते हैं तो फूल जो है वो सामान्य रूप से न बढ़ के आकार में बढ़ने लगते हैं और गुच्छों के रूप में बढ़ने लगते हैं। और ये रोग भी 3 स्तर का होता है, एक उच्च स्तर का, एक मध्यम और एक निम्न स्तर का। उच्च स्तर में अगर ये बहुत ज़्यादा ये रोग आता है तो उस कारण पौधे में देखा जाए तो आम बिल्कुल नहीं बनते, मध्यम में कुछ बनते हैं या नहीं बनते, और निम्न स्तर का अगर इसका प्रकोप होगा इस रोग का तो उसमें कुछ जो है हमारे फूलों से आम भी बनते हैं। किसान भाइयों, इस रोग से बचाने के लिए हमें अपने जो पौधा है उसके पोषक तत्वों का पूरा ध्यान रखना है। आपको अपने आसपास खेत जो बाग है उसकी मिट्टी की जांच करा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो किसी पोषक तत्व की कमी है। उसमें समय समय पर हर साल जो संतुलित मात्रा में उर्वरक देने उसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छे तरीके से थाला बना के सारी खाद मिला के उसमें पौधे को देनी चाहिए। फूल आने से पहले हमें इसका विशेष रूप से क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगर पौधे की पत्तियों में माइट या अष्टपदी आपको कीड़ा दिखाई देता है, ये निचली सतह में प्रायः पाया जाता है, तो इसकी रोकथाम करनी चाहिए। और एक हॉपर फुदका कीड़ा भी आता है जो उड़ता हुआ दिखाई देता है मच्छर जैसा, वो भी क्या करता है, रस चूस के, फूलों से रस चूस के इस रोग को काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा देता है। इसके अलावा फफूंद भी आती है, ये फफूंद भी उसमें फूल के ऊपर उग जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि फूल जो है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों, इस रोग से रोकथाम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी कीटों की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8 SL आता है, इसकी 5 ml मात्रा 15 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करना है।
और फफूंद की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम करके एक दवा आती है या बेनोमिल करके जो दवा आती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब कली से जब फूल बन रहा है उस समय एक आपका हार्मोन आता है NAA, इसकी 200 मिलीग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव भी करना फ़ायदेमंद रहता है। जिन वृक्षों में पहले से ही अगर इस रोग का प्रकोप हो तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि जब हम इसकी देखभाल करें तो उन वृक्षों में आप क्या कर सकते हैं कि जो ऐसे गुच्छा रोग से ग्रसित जो शाखाओं पर ऐसे गुच्छा रोग दिखाई दे रहे हैं, उसको किसी तेज धार वाले उपकरण की सहायता से उस शाखाओं से गुच्छा रोग से ग्रसित भाग को काट कर क्या करिए, उनको अलग कर दीजिए और एकत्र करके उसे मिट्टी में दबाकर या जलाकर नष्ट कर दीजिए। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम अगर फिर कीटनाशक या फफूंदनाशक का प्रयोग करेंगे तो निश्चय इस रोग की समस्या हमारे उसमें क्षेत्र में नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों, हम संतुलित उर्वरक के द्वारा, समय पर कीटनाशक और फफूंदनाशक के प्रयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। किसान भाइयों, तने में एक और रोग आता है जिसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष तनाशय या जिसको हम बोलते हैं डाईबैक बीमारी भी कहते हैं। इसमें शाखाएं जो हैं, जो वृक्षों की शाखाएं हैं या छोटे पौधे की जो भी शाखाएं होती है, वो शीर्ष भाग से धीरे धीरे नीचे की ओर सूखने लगती हैं, और जिसके कारण कई बार पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसे वृक्षों से, ऐसी शाखाओं में थोड़ा सा हरा भाग लेते हुए हम इसकी कटाई कर दें, और कटाई करने के बाद प्रूनिंग कर दें, और उसके बाद हम फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम 50 WP जो बाजार में उपलब्ध है, उसकी 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी की दर से हम घोल बना के क्या करें, पूरे पौधे में अच्छी तरीके से इसमें छिड़क दें। ऐसा हम 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार आप क्या कर सकते हैं, इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है सुल्तानपुर जिला बलिया के कृषक सहदेव चौहान ने। यह बकरी की जमुनापारी नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सहदेव चौहान जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जमुनापारी नस्ल ये बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। जमुनापारी नस्ल को पहचानने की कुछ 3-4 विशेषताएं हैं। सबसे पहला, जमुनापारी नस्ल का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। दूसरा, जमुनापारी की नस्ल के कान बहुत लंबे होते हैं। तीसरी विशेषता ये है, जमुनापारी नस्ल का जो नाक जो है वो तोते के आकार का होता है। और चौथे ये विशेषता है कि इसके पीछे के पैर पे और जांघ के नीचे एक बड़ा बालों का गुच्छा होता है। जमुनापारी नस्ल वैसे तो ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, जो कि दूध के लिए और इसके वजन के लिए जानी जाती है। जमुनापारी नस्ल का दूध देने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। ये आम तौर पे 1 से लेके 1.5 लीटर प्रतिदिन के औसत से दूध देती है। इसका वजन आम तौर पे आप देखेंगे तो 12 महीने में 28 किलो आता है, अगर आप इसको सेमी इंटेंसिव पद्धति में पालते हैं। अगर आप इसको इंटेंसिव पद्धति में पालते हैं तो इसका वजन 12 महीने में 40 किलोग्राम तक होता है। ये नस्ल आमतौर पे मुख्यत्वे इटावा नगर के चकर नगर भाग में पाई जाती है। इसको राजस्थान के कई इलाकों में भी पाया गया है, जैसे कि भरतपुर है, उसके आजू बाजू के एरिया है। जमुनापारी नस्ल में सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है उसका दूधी है। ये दुधारू प्रजाति है। इसके बाद में इसके अगर आप मैनेजमेंट के बारे में देखना चाहेंगे तो इसकी मैनेजमेंट में आपको इसके बच्चों का, जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद 3 महीने तक आपको बच्चों को अलग अलग रखना होता है। 2-3 महीने के बाद बच्चों को अलग रखना है। 3 महीने तक आप
दोनों भी सेक्स के बच्चों को साथ में रख सकते हैं। उसके बाद में आप उनको अलग करना ज़रूरी है। 3 से 6 महीने और 6 से 12 महीने आप उनको अलग ही रख सकते हैं। इसमें वैसे तो आमतौर पे एक ही बच्चा ज़्यादातर आता है। अगर आप देखें तो जो छोटी नस्ल के जानवर है उसमें 2 या 3 या 4 बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नस्ल बड़ी नस्ल है। इसमें बच्चे देने की क्षमता सिर्फ एक बच्चा देती है ये पर ब्यात, और 2 बच्चे देने की इसकी कैपेसिटी जो है वो 20% है। मीन्स आप 100 बकरियों में से 20 बकरियां जो है 2 बच्चे दे सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है बकरियों में, अगर हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है ये पता करने के लिए रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है और बकरी की पहचान बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम ये करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में हम इसको आइडेंटिफिकेशन मार्क देते हैं, क्योंकि ये नस्ल सफ़ेद कलर की है। इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट से उसको पहले तो नंबरिंग कर देते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है हमें कि जो जानवर बीमार है, किस बच्चे को किस माँ का दूध पिलाना है, इसके लिए हमें यह सहायता देता है। और किस जानवर ने कितना दाना खाया, किस जानवर में कितना चारा खाया, ये सब करने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन जानवर का करना बहुत ज़रूरी है। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क हमें उसका जो है मेडिसिन देने में, कौन सा जानवर कब बीमार हुआ, कब ठीक हुआ, ये सब जानकारी पाने के लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सिल्वर नाइट्रेट बहुत महंगा होता है, मगर किसान भाई सबसे सस्ता एक तरीका और है कि इसको जो हम हेयर डाई होती है हमारी, हम जो सफ़ेद बालों को काला करते हैं, उसको हम सफ़ेद जानवर को आइडेंटिफिकेशन करने में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसको जैसे हम बालों को लगाते हैं वैसे घोल के नंबर बना के जिस मादा का बच्चा जो है उसको वही नंबर दिया जाता है, क्योंकि उससे ये पता चले कि इस माँ का ये बच्चा है और फिर हम उससे दूध पिला सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट बहुत महंगा होता है, वो हम सिर्फ फार्म पे यूज़ करते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है सादात गाजीपुर के कृषक राम पुकार यादव ने। यह दुधारू पशुओं में होने वाले संक्रमित गर्भपात की समस्या के निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम कुमार यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, मैं आज आपको पशु में होने वाली एक विशिष्ट बीमारी जिसे संक्रमित गर्भपात कहते हैं या अंग्रेजी में ब्रुसेलोसिस कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, यह बीमारी बहुत ही प्रचलित है, परंतु बहुत कम किसानों को इसके बारे में जानकारी है। वास्तव में संक्रमित गर्भपात है क्या? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बार बार किसी जानवर में अबॉर्शन का हो जाना, इसे संक्रमित गर्भपात कहते हैं। और ब्रुसेलोसिस इसका एक कारण हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं, किस समय अबॉर्शन हो रहा है, बार गर्भपात हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रुसेलोसिस किसान भाइयों जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होता है। और किसान भाइयों, इसका जो मेन लक्षण है, ये गाय भैंस दोनों में होता है। इसका मेन जो है, अगर आप पशु के गर्भकाल को 3 भागों में विभाजित करें तो तृतीय भाग, यानी जैसे 9 महीने का है तो 6 से 9 महीने, या 10 महीने का गर्भकाल है जैसे भैंस का होता है तो लास्ट के 3 महीने, तो इनमें जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, जो अंतिम का जो तिमाही है, इसमें जो गर्भपात होता है, इसका सबसे प्रमुख कारण ब्रुसेलोसिस है। और ब्रुसेलोसिस एक ऐसा जीवाणु है जो कि इतनी आसानी से मरता नहीं है। और इसका फैलाव, सबसे पहले मैं बताऊं इसका फैलाव कैसे होता है। जब जानवर बच्चा देता है तो इसकी जो बच्चेदानी है, इस बच्चेदानी में या फिर इसका जो जेर है, इसमें इन सब चीज़ों में, और जो बच्चा है, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है ना, या जो डाल गया बच्चा, इनमें सब में जीवाणु होते हैं। तो हम लोग किसान भाइयों जैसे ही बच्चा मतलब मरा हुआ पैदा हुआ तो उसको उठा के नंगे हाथों से फेंकने लगे, तो आपके हाथ भी उस समय गीले होते हैं। तो अगर थोड़ी देर तक गीली स्किन है तो स्किन आपकी खाल से भी अंदर जा सकता है, सांस से अंदर जा सकता है, मुंह से अंदर जा सकता है। और
जब आप जेर को फेंकते हैं तो उस समय आप इतना ध्यान नहीं रखते, आपने जेर को फेंका और आपको आंख में खुजली हुई, आपने आंखें मल ली तो आंखों में चला गया। तो इस प्रकार से ये जीवाणु बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच जाता है। स्पेशली किसान भाइयों, ऐसे जो जानवर जिनमें जो है इस पे ये बीमारी ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है, इसमें जेर फंसने की समस्या बड़ी कॉमन है। तो जेर को साफ़ करने के लिए अक्सर कुछ किसान भाई हाथ डाल देते हैं, या फिर हमारे जो पैरावेट्स हैं अनजानेवश बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही हाथ डाल देते हैं। तो हम हाथ डालते हैं और उसके बाद पानी डालते हैं, उसके बाद जब पानी निकलता है तो फर 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 करके निकलता है। तो इसमें बड़े छोटे छोटे फिफोमाइट बनते हैं जो आपकी आँखों और वातावरण में फैलते हैं। तो इस प्रकार से यह बीमारी जानवर से इंसानों में भी आ सकती है किसान भाइयों। और किसान भाइयों मैं बताऊं, यह इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये बहुत धीमे धीमे प्रोग्रेस करती है। जैसे कि आपको अगर ब्रुसेलोसिस हो गया तो शुरुआत में नहीं पता चलेगा, साल 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद आपको पैरों में जोड़ों में दर्द होने लगेगा, आर्थराइटिस नाम की इससे बीमारी हो जाती है। दूसरा इससे हाइड्रोसील नाम की बीमारी हो जाती है, आपके जो अंडकोश हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है और जो मनुष्य है या बांझपन की भी समस्या आ जाती है। तो किसान भाइयों, इससे पता करना बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। इसके लिए आप दूध और खून का सैंपल जांच कराने के लिए दे सकते हैं। खून का जो दूध है उसके चारों थनों से दूध ले लें आप और उसके बाद लेबोरेटरी में दे दें, वो उससे बैंग रिंग टेस्ट एक टेस्ट होता है, उसको करके आपको बता देंगे। दूसरा, ये खून से भी आपको बता सकते हैं कि आपके पशु, अगर आप खून थोड़ा सा 2-4 ml उनको दे देंगे, हमारे प्रयोगशाला में दे देंगे, तो खून से भी आपको पता चल जाएगा कि आपके पशु में यह बीमारी है कि नहीं। इसके बाद किसान भाइयों, अगर इसके उपचार की बात करें तो इसका कोई स्थायी उपचार है नहीं पशु में कि आप उपचारित इसको कर सकें। बस इसका बचाव ही उपचार है किसान भाइयों। इसका टीका आता है, लेकिन टीके भी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, हालांकि अब थोड़े बहुत उपलब्ध होने लगे हैं जगह में। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके आसपास के एरिया में ये बीमारी है और बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है ही, तो आप इसे विक्रय करके आप अनुभवी पशु चिकित्सक से इसको लगवा सकते हैं। ये जो इसका टीका लगता है बहुत विशिष्ट प्रकार का होता है, जीवित टीका होता है, और इसका जीवित टीका भी बड़ा खतरनाक होता है। तो उसको बड़े सावधानी से लगाया जाता है, चश्मा वगैरह पहन के, कपड़े वगैरह पहन के। और इसका जब टीका लगाते हैं तो केवल और केवल फीमेल यानी मादा पशुओं में ही लगता है, और 4 महीने से लेके 12 महीने तक के ही पशु को लगता है, बाद में नहीं इसको लगाया जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक गुड़ और शक्कर तैयार कर लाखों की आय ले रहे किसान की सफल कहानी। गर्भित गाय और भैंस के आवास और खानपान प्रबंधन पर तकनीकी जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।